बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से हम लोगों ने हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट टाइप, और वो है हमारे पास पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात ये आती है कि पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कहाँ पे यूज करनी होगी। बेटा सबसे पहली बात ये है कि अगर किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी इवेंट की अकरेंस की बात की जाए, किसी स्पेसिफिक टाइम किसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर किसी भी इवेंट के अकरेंस की बात की जाए, या रेट ऑफ चेंज आपको बताया जाए, उस इवेंट के अकर होने का रेट के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है। जैसे कि स्पेसिफिक टाइम और प्लेस या फिर रेट, इसकी बात आपको की जाए। रेट किस तरह से? रेट से यहाँ पर मुराद होता है कि मैं आपसे कहूं कि भाई 1000 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, ये है रेट, बेसिकली प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी फेल होने की प्रोबेबिलिटी? 2/1000। ऑलराइट, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/1000। टोटल 1000 स्टूडेंट से उसमें से 2 स्टूडेंट फेल हो। इसी तरह किसी रोड के एक्सीडेंट की बात कर सकता है कि भाई हमारे पास 500 रोड एक्सीडेंट्स में से 5% की डेथ हो जाती है। ये अब रेट आ गया, मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, वो इस तरह से कोई ना कोई बात, मतलब पी की इंडिकेशन देता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसकी इंडिकेशन दे रहा होता है वो हमें कोई ना कोई। अच्छा, फिर क्या है यहाँ पर बेटा, बाइनोमियल और पॉइजन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन में अगर बेसिकली ऐसा होता है कि कहते हैं यूजिंग पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आप तो कोई इशू ही नहीं है, पता है कि पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है जैसे बाइनोमियल का है, लेकिन सॉल्व उससे पॉइजन से होना होता है। इस चीज का पता कैसे चलता है? बेसिकली बात ये है कि बाइनोमियल के पैरामीटर्स क्या थे हमारे पास? एन एंड पी। ऑलराइट, लेकिन बाइनोमियल ने कहा कि भाई एन की वैल्यू 30 से लेस देन होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से ग्रेटर होनी चाहिए, तब बाइनोमियल अप्लाई होगा। अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही तो बाइनोमियल अप्लाई नहीं होता। मतलब हम लोगों ने कॉइन्स को टॉस किया 20 टाइम्स, तो एक कॉइन के ऊपर हेड के आने की क्या चांसेस होती हैं? अब देखो n लेस देन 30 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से ग्रेटर है, बाइनोमियल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी जो बात मैंने आपसे की थी थोड़ी देर पहले कि आउट ऑफ 1000 2 स्टूडेंट्स फेल, n की वैल्यू देखो कितनी है? 1000 है, 30 से ग्रेटर चली गई। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी बन रही है? हाँ जी, तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी देखो बन रही है, मतलब अनलाइकली टू अकर। आपको पता है कि ऐसा कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 5% से कम हो, ऐसे इवेंट को हम लोग कहते रहते हैं अनलाइकली टू अकर, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो। तो आप देखें एन भी मौजूद है, प्रोबेबिलिटी भी मौजूद है, लेकिन बाइनोमियल अप्लाई नहीं होता। वजह कि इसकी कंडीशंस को मीट नहीं किया। कि सैंपल साइज वो कहता है जो आपने लेना है, जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, वो 30 से कम होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% एटलीस्ट होनी चाहिए। क्लियर? तो इसका रिवर्स कर दो कि भाई अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो जाए, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो जाए और p की वैल्यू 5% से कम हो जाए, तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर?
अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो जो फार्मूले में गए पॉइजन प्रोबेबिलिटी, ये देखो ये बॉक्स में इसकी कंडीशन लिखी हुई है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 30, वहां पे था लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 30, वहां पे एटलीस्ट 5% था। तो अगर 5% से कम है तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये फार्मूला इज इक्वल टू के बाद आपने देखना है ये आइलर नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर, ये आपके कैलकुलेटर में मौजूद है बिल्कुल लास्ट में, ये एज इट इज आपने लेना है। इसकी पावर में आपने लिखना है माइनस लैम्डा, इसे क्या पढ़ा जाता है, लैम्डा का साइन पढ़ा जाता है, ये जो साइन लिखा हुआ है ना इसे लैम्डा पढ़ा जाता है, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा रेज़ टू पावर x, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, एंड डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल का साइन पढ़ा जाता है, x फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था काउंटिंग मेथड जब हम लोग कर रहे थे। अच्छा अब देखें, e तो कैलकुलेटर से आ जाएगा, x जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा बेसिकली पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है, लैम्डा पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है, और इसका ये एक ही पैरामीटर है, इसका एक ही पैरामीटर है। एक पैरामीटर होने की वजह से इसको हम लोग यूनी पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते रहते हैं। बाइनोमियल को क्या कहते थे, बाय पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या कहते हैं, यूनी पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा बेसिकली ये जो, अब देखें बाइनोमियल की अगर बात करें तो पैरामीटर्स का प्रोडक्ट उसके मीन की वैल्यू होता था, भाई इसके भी पैरामीटर्स का प्रोडक्ट इसके मीन की वैल्यू है। अब ये एक ही पैरामीटर है तो बेसिकली मीन इज इक्वल टू लैम्डा। ओके वहां पे दो थे तो दोनों का प्रोडक्ट, ये अकेला है तो इसका प्रोडक्ट ये खुद है। क्लियर? तो मतलब याद रखने के लिए बड़ा बेहतरीन फार्मूला है कि भाई पैरामीटर्स का प्रोडक्ट मीन की वैल्यू होता है। एन एंड पी है तो एन एंड पी, लैम्डा अकेला है तो सिर्फ लैम्डा मीन की वैल्यू बन जाएगा। अब बात आती है कि भाई पॉइजन में भी तो वही एनपी गिवन होते हैं, तो पूछा गया बाइनोमियल से कि यार आप मीन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसने कहा मैं एन और पी को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मीन की वैल्यू आ जाता है। पॉइजन ने कहा कि भाई मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगा, मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगा, क्या कि भाई मैं एनपी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास भी मीन आ जाएगा, लेकिन उसने अपने मीन को भी क्या नाम दिया, लैम्डा। तो भाई अगर आपको मीन क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर तो वही लैम्डा ही है, लेकिन अगर आपको मीन गिवन नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे, एन और पी को मल्टीप्लाई करवा देना, वही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बन जाएगा। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? अच्छा फिर आप लोगों ने बात की थी, ये बातें सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं तो अब आपको समझ आ चुकी होंगी यहाँ पे। फिर आपने बात की थी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बाइनोमियल में, तो आपने कहा था अंडर रूट ऑफ एनपी की, जबकि पॉइजन ने कहा कि अंडर रूट ऑफ लैम्डा, क्योंकि उसके बाद कोई और चीज थी ही नहीं, तो उसने कहा अंडर रूट ऑफ लैम्डा क्या बन जाएगा, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वेरिएंस क्या बनेगा, तो भाई पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, जबकि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। ऑलराइट, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे थ्योरेटिकली पूछी जाती है, और जब आप लोग मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लो ना तो आपकी थ्योरी भी क्लियर हो रही होती है, तो अब आप लोगों को इजीली इन बातों की समझ आ गई होगी। क्या आपको ये फार्मूला समझ आ चुका है? अब हम लोग चलते हैं जरा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, क्या हम लोगों ने इसको सॉल्व, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो थ्योरेटिकली समझ आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो विद प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें समझ आ रही होती हैं।
तो यहाँ तक 100% हमें नहीं समझ आती, लेकिन जब हम लोग 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं फिर इस सारे की हमें समझ आ जाती है कि ये कुछ लिखा हुआ था। जैसा कि अब अगर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ें जरा, एक नजर के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोगों ने पढ़ना है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखें ना, और आप लोग जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, अपने आप को एग्जाम इन्वायरमेंट में रख के क्वेश्चन सॉल्व किया करें, और बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया करें जैसे आपको पता नहीं है कि अब आज आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। क्यों पता है तो फिर तो लाजिम बात है मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला अप्लाई करते रहना है। आपने ये सोच के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे अभी मुझे नहीं पता कि मैंने इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है, कि मैंने अपने एग्जाम में बस क्लिक किया तो ये क्वेश्चन सामने आ गया, अब मैंने डिसाइड करना है ये मैथ में से है, ये स्टैट्स में से है, स्टैट्स में से है तो कौन से चैप्टर में से है, पता चला प्रोबेबिलिटी में से है तो प्रोबेबिलिटी में से ये कहां से आया है, ये सारी चीजें उसी टाइम आपने खुद सोचनी है, उस क्वेश्चन से पूछनी है। अब क्वेश्चन को कुछ इस तरह बिल्कुल न्यूट्रल होकर क्वेश्चन पढ़ा करें जैसे आपको पता ही नहीं है ये कौन से चैप्टर से है, फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। ओके, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में नहीं पता अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो यहां पे देखें, कहते हैं द मोर्टेलिटी रेट, मतलब डेथ रेट की बात कर रहे हैं। डेथ रेट फॉर सर्टेन डिजीज इज 7 in 1। इसके कहने का मतलब है कि एक ऐसी डिजीज आ गई है जिसमें अगर 1000 पेशेंट्स हैं तो उसमें से 7 की डेथ हो जाती है। क्लियर? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से किया करो। तो अगर यहाँ पे मैं इसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहूँ, परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ तो इजीली फाइंड हो जाएगी 7/1000। ये पता चला यार नहीं कोई इतना खास परेशानी वाली बात नहीं है, इतनी तो आम डिजीज में भी डेथ हो जाती हैं। अब जैसे कोरोना आ गया था, बहुत ज्यादा डेथ रेट था, बहुत ज्यादा डेथ, तो इसलिए लोगों को डर पड़ गया था। लेकिन अगर आप ये देखें यार बुखार, हल्के से बुखार से भी लोग मर जाते हैं, लेकिन इतना कोई खौफ नहीं है उस बीमारी, हार्ट अटैक से भी लोग मर जाते हैं, लेकिन डेंगू वगैरह से भी मर जाते हैं, इतना कोई खौफ नहीं है उनका। क्यों? मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है उनका। क्लियर? अच्छा, अब इसी तरह से रोड एक्सीडेंट्स हो, क्या लोगों की डेथ नहीं होती? क्या उसकी वजह से हमने रोड पे निकलना छोड़ दिया है, या हम लोगों ने ड्राइविंग इंसानों की तरह करना शुरू कर दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि पता है कि यार एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन हम नहीं करते ऐसा। अब यहाँ पर देखें, कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द, अब यहां से मुझे ये पता चल गया चैप्टर नंबर 11-12। ओके, बुक में चैप्टर नंबर 11-12 प्रोबेबिलिटी, फिर क्या फॉर 2 डेथ्स, कहते हैं 2 डेथ्स के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी? 2 डेथ्स की। तो भाई ये एक्स की वैल्यू होती है, ये मेरा वेरिएबल है जिसकी मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये मेरा वेरिएबल होता है। तो क्या ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिजीज इन अ ग्रुप ऑफ, तो ये मेरे पास एन की वैल्यू आ गई कि अगर 400 लोग मौजूद हों उनमें से 2 के डेथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसी टाइम मेरे माइंड ने क्लिक किया, यार बेसिक काउंटिंग में तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रही कि ये क्या बात करना चाह रहा है। माइंड ने कहा यार सैंपल साइज बहुत ज्यादा है, और यहां से जो रेट की बात कर दी थी तो ये चीजें तो मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ी थी कि अगर रेट गिवन हो, सैंपल साइज 30 से ग्रेटर हो, पी की वैल्यू 5% से कम हो, तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है। कैसे? माइंड को पता चल गया, यही चीज आपने सोची है। अब क्वेश्चन में तो कोई नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, अब आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर ये दिया गया था क्योंकि पहला क्वेश्चन था प्रैक्टिस का। भाई आपको एग्जाम में ये चीज नहीं बताई जाएगी, एग्जाम में ये चीज नहीं गिवन हो, या आपने खुद बतानी हो। हाँ, अगर दे दे तो उसका एहसान है आप पर कि उसने आपको ये बात बता दी, और अगर बता दी इस तरह तो बेटा लैम्डा की वैल्यू का पता यहां से चल जाता है।
कि लैम्डा की वैल्यू क्या है 2.8। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई आप बच्चों को? अच्छा, इन केस अगर ना गिवन होता, अब उसने मुझे ना टोटल e रेज़्ड पावर माइनस 2.8 की वैल्यू बता दी कि वो मेरे पास 0.06 है, तो मैं अब फार्मूले में ना e रेज़्ड पावर माइनस 2.8 नहीं लिखूंगा, मैं 0.06। अब अगर इसके मुताबिक देखो ना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। क्या 0.06 मल्टीप्लाइड बाय यही लैम्डा जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.8 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। और हमेशा याद रखना बेटा, अगर उसने ये वैल्यू खुद बता दी तो सॉल्यूशन उसने इसी वैल्यू से फाइंड किया हुआ है, और ऑप्शन में सॉल्यूशन इसी वैल्यू से होगा। और अगर आपने जाकर e रेज़्ड पावर माइनस 2.8 लिख दिया और आपने कंप्लीट वैल्यू उठा ली, तो बेटा उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मौजूद होगा, हो सकता है वो भी आंसर मौजूद हो, लेकिन उसने चेक कब 0.06 के मुताबिक करना है। बस इस बात का जरूर ख्याल रखें कि अगर कोई वैल्यू आपको खुद बता रहा है तो आपने कैलकुलेशन में उसकी ही वैल्यू यूज करनी। ऑलराइट, अच्छा, अब आपका क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो चुका है। ये क्या आंसर आता है हमारे पास? 147 डिवाइडेड बाय, और अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो 0.2352, और परसेंटेज में देखें तो 23.52% मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो। ऑलराइट, बात समझ आ गई है? लेकिन अगर ये चीज यहाँ पे गिवन ना होती तो बेटा लैम्डा का क्या फार्मूला हम लोगों ने देखा था, लैम्डा इज इक्वल टू एन की वैल्यू का क्या आपको पता चल नहीं गया? तो अगर किसी क्वेश्चन में ना हो तो ऐसे फाइंड करने हैं 400 मल्टीप्लाइड बाय, और p की वैल्यू, ये बेसिकली ये जो रेट गिवन है, और ये रेट क्या है 7/1000। करो जरा कैलकुलेट, 2.8 बेटा, ये 2 प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये 2n नहीं है, n तो ये है सैंपल साइज, ग्रुप कौन सा है, ये यहां से रेट आएगा। ये वाला रेट हमेशा पॉपुलेशन से लिया जाता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉपुलेशन से लेनी है आपने, तो यहां से आएगी p की वैल्यू 7/1000। और इसकी तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हम लोगों ने। क्लियर है ये बात? अब क्या आपको, अब जाके फार्मूले में आप लोग ये देखें, इस तरह कर सकते थे, फ्रैक्शन ऑन किया करें। ये देखो, ये e की वैल्यू आपके पास आ गई, रेज टू पावर माइनस 2.8, ये राइट एरो प्रेस करके मल्टीप्लाइड 2.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब वैसे 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 होता है, ओके, इज इक्वल टू 2384, जबकि यहां से कितना आ रहा था 2352, तो हो सकते हैं दोनों ऑप्शन मौजूद हो, तो 235 ना हो इस किस्म की सिचुएशन, तो फिर आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर आप लोग एमसीक्यूज के अंदर ना थोड़ा बहुत जो क्लोज आंसर हो उसको टिक कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये देखें फर्क जो आया e रेज़्ड पावर माइनस 2.8 इज इक्वल टू, ये देखो मैंने जो कैलकुलेशन अब की मैंने इस सारी वैल्यू के मुताबिक की, जबकि उसने हमसे जो वैल्यू की कैलकुलेशन करवाई थी वो 0.06 के साथ करो। ये इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो इस वजह से बेटा जो क्लोज आंसर होना आपने हमेशा उसको टिक कर लेना होता है। अब आप लोग चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब देखें जैसे ही आप 3 4 5 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तब जाके इसमें परफेक्शन आ जानी है। फिर क्या है कि जब आप लोग सेल्फ टेस्ट सॉल्व करेंगे, मेरी बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होगा।
पर एग्जाम्स में इंशाल्लाह आप 100% ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपने इन लेक्चर्स के बाद एक तो सबसे पहले आई कैप स्टडी टेस्ट और उसका सेल्फ टेस्ट, उसके बाद मेरी बुक उठा के प्रैक्टिस करो, उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो जरूर जाके सॉल्व करो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि भाई क्वेश्चन को ना हमेशा किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया करो, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ जाओ। कहते हैं अ कार हायर फर्म हैज 2 cars, which is it higher day by day? The number of demands for a car each day is distributed as, अब इसका पता यहां से। अब देखिए, मुझे सच सच बताना, अगर ये वर्ड ना आता, इससे पहले तक मुझे कहीं नहीं पता चला था कि ये करना क्या चाह रहा है। यहां से पता चला है कि भाई ये मेरे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गई विद मीन ऑफ, डायरेक्ट उसने लैम्डा बता दिया, मीन की वैल्यू बता दी। तो अब मुझे भाई एन और पी की वैल्यू का पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि द वन एंड ओनली पैरामीटर मीन लैम्डा। अब मुझे सिर्फ ये बताओ प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। तो उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन व्हिच नाइदर कार इज यूज्ड। मतलब वो एक दिन आके बैठा और उस दिन कोई भी कस्टमर नहीं आया, नाइदर कार इज यूज्ड, मतलब वो आपसे एक्स की क्या वैल्यू कह रहे हैं, x इज इक्वल टू 0। तो आपका क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया। जरा इधर जरा फोकस कीजिएगा एक लम्हे। ये देखें e रेज टू पावर माइनस 1 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय रेज टू पावर डिवाइडेड बाय। अब बेटा इन फ्यूचर आप लोगों ने क्या करना है, और हमेशा ये याद रखिएगा बेटा, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है। तो क्या मुझे ये फ्रैक्शन लगाने की जरूरत है? अब मुझे ये बताओ एनी कांस्टेंट नंबर रेज़ पावर 0 क्या होता है? क्या मुझे ये लगाने की जरूरत है? तो 0 की प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 0 की प्रोबेबिलिटी। तो जब भी आप 0 की प्रोबेबिलिटी आ जाए ना, अब आपने अपने टाइम को ना थोड़ा सेव करना है, आपने सिर्फ इतनी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो अपने कैलकुलेटर से जैसे ही हमने पूछा, ये देखो अब बहुत सिंपल, e रेज़ टू पावर माइनस 1.5, ये आपका सॉल्यूशन है। हाँ, और अगर ये देखो ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो बेसिकली आपने यही वैल्यू बता देनी है उसे। ओके, इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, ये सब कुछ गिवन और कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर 0 डेथ्स, तो मैंने जाके 0.06 बता देना। ओके, बात क्लियर? तो स्मार्ट वर्किंग करनी है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट बेटा बी पार्ट, इसका ना बी पार्ट सॉल्व करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, कहते हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज, 2 कारें इन टोटल उसके पास, ये रेंट अ कार का जैसे बिजनेस होता है। भाई आप किसी की डिमांड को क्यों रिफ्यूज करोगे? मैं आपके पास 2 गाड़ियां मौजूद हैं, आपके पास कस्टमर आया, आप बिस्मिल्लाह करेंगे या उसे कहेंगे नहीं भाई नहीं गाड़ी नहीं है तुझे नहीं देनी? आप एक्सेप्ट करेंगे भाई, आप बैठे इसी काम के लिए हैं। क्या आप उसकी, एक कस्टमर आया, क्या आप उसकी डिमांड को रिफ्यूज करोगे? अच्छा, अब एक कस्टमर एक गाड़ी लेके चला गया, फिर दूसरा कस्टमर आया, अभी भी एक गाड़ी मौजूद है, आप उसको बिस्मिल्लाह करेंगे या उसे कहेंगे नहीं भाई नहीं जाओ तुम, नहीं है गाड़ी? एक्सेप्ट करोगे। लेकिन जब तीसरा कस्टमर आएगा, चौथा, 5वां, कब तक रिफ्यूज करोगे? क्या पता होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर आज के दिन में कितने आने वाले हैं? मतलब 3 और उससे ऑनवर्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। रिफ्यूज तो उसी टाइम पे हो रहा है ना जब नंबर ऑफ कस्टमर 3 या 3 से ज्यादा हो जाए, तो मैंने रिफ्यूज करनी है। अब कितने ज्यादा हो जाएं, अब उसने भी नहीं बताया कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितनी है, मतलब इन्फिनिटी। क्या बता पाओगे? नहीं, लेकिन इसके ऊपर ऑल्टरनेटिव भी है कि भाई तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 होता है ना,
तो यार जो आपसे नहीं पूछ रहा आप उसकी प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर सकते हो ना, एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस की सूरत में होंगे जब कोई भी कस्टमर ना आए, मतलब बेटा 0 पर भी तो आप इस उम्मीद पे बैठे हो यार मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, कस्टमर नहीं आ रहा, ऐसे ही है ना, रिजेक्ट तो नहीं कर रहे ना। अब 1 पर एक्सेप्टेंस है, 2 पर एक्सेप्टेंस है, भाई ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, 1 में से माइनस कर दो, रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि सैंपल साइज 30 से भी ग्रेटर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम जो चीज वो हमसे नहीं पूछ रहा हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं 1 में से माइनस। तो ये बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका कि आपने 1 में से माइनस कर देनी थी। ये देखें 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये e रेज़ टू पावर -1.5 इसमें ऐड कर लेंगे। अब बताएं मुझे 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होनी है, e रेज़ टू पावर -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 रेज़ टू पावर 1 लिखूं, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल लिखूं, नहीं इतना जब लिखते हो ना ये 1 की प्रोबेबिलिटी है। फिर ऐड कर दो e रेज़ टू पावर -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, या सिर्फ तो एक ही बात है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑल क्लियर, कोई इशू? तो क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा सिंपल सी बात नहीं है? अच्छा अब आप लोग इसी चीज को थोड़ा सा बेस बना करना मुझे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके दें, मुझे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके दें जल्दी से। शाबाश बेटा जल्दी से जरा ट्राई करें कि आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखें, suppose that the chances of an individual coal miner being killed in a mine accident during a year is 1 by 1400 कि पूरे साल में 1400 कोल माइनर्स में से एक की डेथ हो जाती है। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, अब जैसे उसने प्रोबेबिलिटी की बात की तो यहाँ से माइंड चला जाता है यार बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इन द माइन एम्प्लॉइंग 350 माइनर्स, अब यहां से पता चल गया एन की वैल्यू 30 से ग्रेटर है और कंफर्म हो गया हमें, देयर विल बी एट लीस्ट 1 फैटल एक्सीडेंट इन अ ईयर, एटलीस्ट 1, एक की प्रोबेबिलिटी 2 3 4 5 अप टू 350 तक की प्रोबेबिलिटी, फिर तो बैठ जाए हम, तो ऐसे नहीं करना। तो जो प्रोबेबिलिटी उसने नहीं पूछी हम वो फाइंड कर लेंगे, उसने क्या नहीं पूछा 0, तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था, सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी क्योंकि इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू नहीं था, 1/1400 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 1/4 0. ये लैम्डा की वैल्यू, ओके। अब 1 माइनस e रेज टू पावर -0.25, क्वेश्चन सॉल्व। 1 में से ये 0 की प्रोबेबिलिटी ये है ना, तो आंसर देखिए क्या आता है आपके पास, 1 माइनस e रेज टू पावर -0.25 इज इक्वल टू 0.22। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कोई इशू? अच्छा नेक्स्ट, अब आप लोग आ जाएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखें, एन ऑफिस स्विच बोर्ड रिसीव्स टेलीफोन कॉल एट अ रेट ऑफ 3 कॉल्स, मतलब 1 मिनट में 3 कॉल रिसीव कर, तो स्पेसिफिक टाइम में किसी इवेंट की अक्रेंस नहीं है, स्पेसिफिक टाइम में किसी इवेंट का, भाई 1 मिनट में 3 कॉल रिसीव होती हैं। अब देखें कहते हैं ऑन द एवरेज, एवरेज से मुराद मीन नहीं है यहाँ पर, बताओ ये लैम्डा की वैल्यू नहीं है, एवरेज से मुराद मीन नहीं है, ये रेट होता है आपके पास, पी की वैल्यू होता है। कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग इन
तो कहते हैं इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 मिनट में कोई बिगॉनर रिसीव करे। तो भाई वो जो नो कॉज है, तो ये आपके पास x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू ये जो 1 मिनट है ये। अब आपने यहाँ पे क्या देखना है कि भाई यहां पर देखें टाइम कौन से इंटरवल में आपके पास आ रहा है, यहां पर कौन से आ रहा है, तो आपको टाइम को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर ऊपर होता मिनट्स में, नीचे होता सेकेंड्स, कहता नो कॉज इन 10 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड्स, तो बेटा सेकेंड्स और मिनट्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। फिर आप उन मिनट्स को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्या 60 के साथ लेकर आते हैं। ओके, 1 मिनट में पर मिनट का तो 60 सेकेंड्स। ओके, कब, जब टाइम चेंज हो। लेकिन जब टाइम सेम है तो 60 सेकेंड करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑल राइट। अब जब लैम्डा आपने फाइंड करना हो तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/1, 3 कॉज पर 1 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 1, ये वाला। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, 3। अब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, e⁻⁻3, 0 की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। एंड द आंसर इज e⁻⁻3, 0.04978। ये आप लोगों ने इधर बता दिया था। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अच्छा बेटा, अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू होल नंबर में हो तो इसके लिए ना जरूरी नहीं आप कैलकुलेटर यूज करें, आपके लिए इजी सा मेथड है ये टेबल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये देखो, ये फार्मूला भी इधर लिखा हुआ है इसका। अब यहां पर देखें, अगर बेटा लैम्डा की वैल्यू है ना पॉइंट्स वगैरह में, तब ये टेबल काम नहीं आता। इससे पहले हम लोग जितने क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें लैम्डा पॉइंट्स में था, तो हम लोग टेबल नहीं फिर कैलकुलेटर। लेकिन अगर ये आ जाए होल नंबर में तो कितना था लैम्डा, आपको प्रोबेबिलिटी कोई कौन से एक्स की वैल्यू की चाहिए थी, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और ये टेबल आपका आपके एग्जाम में गिवन होता है, तमाम बच्चों को आपके सिस्टम में ना एम्बेडेड होता है, तो वहां से आप ये टेबल्स देख सकते हैं। ये वैल्यूज याद नहीं होती रहती, हमें याद करनी है। ओके, तो ये टेबल हमें गिवन होते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो, अगर यहाँ पे क्या देता कि भाई रिसीविंग 2 कॉल्स इन 1 मिनट, तो फिर x की वैल्यू 2 हो जाती, तो हम लोग उसको ये आंसर कर देते। रिसीविंग 4 कॉल्स, तो हम लोग उसको ये आंसर कर देते। ओके, अगर सपोज वो यहाँ पे क्या देता, रिसीविंग एट मोस्ट 2 कॉल्स। अब एट मोस्ट 2 से क्या मुराद था, एट मोस्ट 2, 2 या 2 से कम, तो मतलब क्या 0, 1, 2। तो आपने आके ना इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कर लेना था। तो देखिए तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आता है आपके पास, बेटा ये टेबल देखना जरा सीख लें इधर। तो देखिए तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम आपके पास क्या आ रहा है इधर, जीरो पॉइंट 4232। तो आपने इसको टिक कर देना था। और अगर आपसे कह देता कि सेम क्वेश्चन होता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रिसीविंग मोर देन 2 कॉल्स इन 1 मिनट, तो मोर देन 2 से क्या मुराद था, 3, 4, 5, 6, पता नहीं कितनी। तो मैं ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करता, इसको 1 से माइनस कर देता, तो मोर देन 2 कॉल्स के लिए मेरे पास आ जाती प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर। ये जो टेबल आपके पास है ना, देखिए ये कौन सा टेबल है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3।
इसी के अगर आप लोग नेक्स्ट में चले जाएं तो आपको टेबल मिलेगा क्यूमुलेटिव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना, सम करना। अब अगर आप लोग बात करें कि लैम्डा की वैल्यू 3 है और एट मोस्ट 2 कॉज, अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप उसने ऐड खुद किया होगा। तो आपने जो वैल्यू ऐड की थी क्या यही नहीं थी? अब यहाँ 2 से क्या मुराद है? 2 तक उसने तमाम प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दी है। मतलब इससे मुराद है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। इस 3 से क्या मुराद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। 5 से क्या मुराद है कि 0 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटीज का सम। ऑलराइट, टेबल की समझ आ गई है। अब यहां पर आपको फार्मूले की भी जरूरत नहीं है, लेकिन शर्त क्या है? लैम्डा होल नंबर में। ओके, तो ये 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा फौरन। बात क्लियर है सब बच्चों को? अब चलें दोबारा से प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ और आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पर। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 12 को अब आप लोग जरा सॉल्व करें। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही था जब अभी जो कि अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। पर क्या है, इसमें दोनों मिनट्स थे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखें, सपोज दैट कस्टमर्स एंटर्स अ सर्टेन शॉप एट अ रेट ऑफ 30% एंड और using Poisson distribution calculate the probability that in a 2 minutes interval no customer will enter the shop। तो no customer मतलब x is equal to, अब यहां पर n और यहां पर, तो बेटा आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। अब क्या करना है बेसिकली, अब लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए ना आपने 30/1 नहीं करना, 30/60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। अब जैसे 1 आ गया ना तो हम टेबल की तरफ जा सकते हैं। टेबल के पास गए, वैसे तो अब अगर देखें तो e रेज टू पावर -1 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जरा चेक करो, e रेज टू पावर -1 जीरो की प्रोबेबिलिटी 0.3678। और अगर आप टेबल के पास हैं, देखिए कैमुलेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे कैमुलेटिव में भी जाएं तो 1 0 की प्रोबेबिलिटी तो उसने सेम ही बतानी है, लेकिन बेसिकली इसने आना था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 0.3679। उसने आपको बराबर और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 तो देखें, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 13, flaw in play would occur at random with an average of 1 flaw per 50 square feet। अब बेटा हमारे पास एक किस्म की एक प्ले वुड है, मतलब एक किस्म की एक शीट है जिसके साथ ना डिफरेंट, जैसे ये हमारे पास रोस्टम बना हुआ है ना, तो ये एक शीट हमारे पास मौजूद है। ओके, अब इसके ऊपर ना कहते हैं कि अगर 50 स्क्वायर फीट, ये होती है उसकी मुकम्मल एक एवरेज। स्क्वायर फीट से क्या मुराद होता है कि जब हम लोग ना उसकी लेंथ को उसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एरिया आ जाता है, तो उसका यूनिट भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है कि अगर दोनों को फीट फीट है तो फीट मल्टीप्लाइड बाय फीट इज इक्वल टू फीट स्क्वायर, तो स्क्वायर फीट इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर एक 50 स्क्वायर फीट की एक शीट है ना तो उसके ऊपर 1 फ्लॉ है, मतलब एक डैमेज है। 50 स्क्वायर फीट की शीट के ऊपर ना कोई एक डैमेज पाया जाता है। फिर आपसे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कि एक शीट मेरे पास मौजूद है जो कि 4 फीट एंड 8 फीट है, उसकी लंबाई चौड़ाई हमें बता दी, लेंथ विड्थ हमें बता दी, तो कहता है कि बताएं उसके ऊपर कोई भी फ्लॉ नहीं होगा। अब बेटा मुझे क्या पता कि उसने 50 स्क्वायर फीट कैसे बनाया है, क्या पता नहीं 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया,
20 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि जो शीट मेरे पास मौजूद है मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूं। 8 4 आर 32, तो ये भी स्क्वायर फीट बन जाएगी। अब देखें दोनों स्क्वायर फीट में चली गई। हमने तो यूनिट इक्वल करना होता है ना, तो बेटा स्क्वायर फीट को मैं इधर नहीं लेके आ सकता था फीट में, लेकिन फीट को स्क्वायर फीट बनाया जा सकता था। अब दोनों का एरिया आ गया मेरे पास। अब यहां पर देखें तो इसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी होगी, वो पहले ये रेट लिखें 1 फ्ला पर 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय 32 6.4, ऐसा ही है 0.64, ये लैम्डा की वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ई रेज़ टू पावर माइनस 0.64, ये नो फ्लॉ के लिए ये इसकी एंट्री, ये इसका फार्मूला। बात क्लियर हो गई? एंड आंसर इज 5 to 7। जी जी बिल्कुल 1/50 ये हमारे पास एवरेज रेट आ गया। हाँ जी, ऑल राइट, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ तक हमारा ना पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब तक हम लोगों ने हाइपरज्योमेट्रिक, बाइनोमियल एंड पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। मतलब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी सारी देख ली। अब सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रहती है, और वो है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा आप लोगों के लिए ना जितने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसकी ये थ्योरी है। और इसके लिए आज तो आप लोगों ने जाकर कम से कम इनसे रेलेवेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब का कोई भी क्वेश्चन आए आप स्किप करते, पर हर वो कॉन्सेप्ट जो आपको लगे कि नहीं पढ़ा हुआ वो स्किप कर देना, लेकिन आप बाकी तीनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन अपने सेल्फ टेस्ट में से जरूर सॉल्व करके आएंगे। ओके, और ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इंशाल्लाह हम इसको कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।